अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हम इंशाअल्लाह इंटरव्यू लेने वाले हैं डॉक्टर शेख मुद्दस्सिर साहब। MBBS के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और इंशाअल्लाह चंद महीनों में MBBS इनका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में जो है इंटर्नशिप भी शुरू हो जाएंगी। ये इंटरव्यू लेने का मकसद क्या है? इस इंटरव्यू लेने का सिर्फ एक मकसद है कि मैं अभी पुणे से जो है आ रहा था सफ़र पे, तो मैंने रास्ते में एक न्यूज़ पढ़ा कि अभी क्योंकि 10th के एग्ज़ाम्स हमारे पूरे मुल्क में या स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट के अंदर चल रहे हैं, तो एक स्टूडेंट जिसका नाम खुशबू था और जो 10th का एग्ज़ाम दे रही थी, उसके माँ बाप ने उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज किए, वो बच्ची के ऊपर इतना बर्डन डाले कि उस बच्ची ने खुदकुशी कर ली। और जो उसने लिखी है मैं साथ में जोड़ दूंगा, आप वो लेटर पढ़ सकते हैं। वो मासूम बच्ची 10वीं का इम्तिहान दे रही है, उसकी उम्र मुश्किल से 14-15 साल होगी और उस बच्ची के माँ बाप ने जो प्रेशराइज करे, कोई उसको कलेक्टर बनाना चाहता है, कोई उसको डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई उसको जो है, वो बच्ची ने लिखी उसके अंदर, बोले भाई मेरे बस की बात नहीं है ये 90 और 95% लेना। तुम लोगों ने जो मेरे से एक्सपेक्टेशंस रखे हैं ना कि इसने जो है 90-95 नंबर लेना, वो मेरे बस की बात नहीं है। वो तुम्हारे नंबर जो है ना, कोई और औलाद पैदा करो उसके लिए और उससे तुम वो परसेंटेज लेके आ जाओ, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। यानी माँ बाप का जो प्रेशर था उसके ऊपर 90 और 95% का, जान दे दी वो मासूम बच्ची ने। तो मैं आज डॉक्टर मुद्दस्सिर साहब से बस यही सवाल करना चाहता हूँ कि भाई डॉक्टर साहब, आपने भी जो है, डॉक्टर साहब मेरे मामूजात भाई है और मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे आज की तारीख़ में MBBS कर रहे हैं। उसमें से 2 मेरे खालाजात भाई है, ये एक मामूजात भाई है और इनके अलावा जो है एक मेरी बहन भी है मामूजात, वो भी MBBS कर रही है। इस तरह से हमारी पूरी फैमिली ख़ानदान में 5 बच्चे हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि पाँचों जो बच्चे हैं सबको फ्री सीट मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। ये सारे हमारे 5 बच्चे वो हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के ज़िला परिषद स्कूलों में तालीम हासिल की, किसी ने भी कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ है। तो हम असल में डॉक्टर मुद्दस्सिर साहब का इंटरव्यू इसीलिए ले रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमको बताएंगे कि भाई डॉक्टर साहब आपने ज़िला परिषद के स्कूल में पढ़े, मराठी मीडियम से पढ़े, आपकी स्पेशल कोई आपने ऐसे बड़े कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े, उसके बाद भी आज आपका माशाल्लाह फ्री सीट में नंबर लगा और आपका फाइनल ईयर है, चंद महीनों में आप डॉक्टर भी बन जाओगे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि माँ बाप का अपने बच्चों को ऐसा प्रेशराइज कराना सही है, गलत है, या फिर क्या करना चाहिए? इस बारे में ज़रा रहबरी फरमाइए डॉक्टर साहब आप हमारी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा अभी ये इंसिडेंट आपने बताया कि 10th की एक स्टूडेंट है, उस पर फैमिली की तरफ से उतना ज़्यादा प्रेशर दिया गया, प्रेशराइज किया गया जी। अब देखो, स्टूडेंट जो रहता ऑलरेडी 10th में, मतलब उतना ज़्यादा मैच्योर माइंड नहीं रहता जी कि वो उतने ज़्यादा प्रेशर को हैंडल कर सके जी। पहले तो उस पर एकेडमिक प्रेशर भी होता है स्कूल की तरफ से जी, दूसरा प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से जी। और उसको मतलब ये कंपल्शन डाला जाता है कि 90%, 95%। अब उसकी मेंटल एबिलिटी उतनी नहीं है जी, तो वो कर क्या सकेंगे जी। तो उसके वजह से इतना प्रेशर उसको हैंडल नहीं होता। और दूसरी बात, 10th पर ही इतना प्रेशर डालना, जब वो मतलब एडल्ट है भी, मतलब मैच्योरिटी भी पूरी उसके मेंटली पूरे मैच्योर भी नहीं हुई, उस टाइम पर इतना ज्यादा प्रेशर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते, तो उसको ये गलत कदम उठाना पड़ता। और दूसरी बात, वो तो 10th था, मतलब 10th पर कोई एप्लीकेबल होता है कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर, ये जो बोलते हैं, तो ये स्पेशली 10th पर एप्लीकेबल होता है। 10th से कुछ फ्यूचर कुछ डिसाइड नहीं है, क्योंकि 10th के बाद 12th है, उसके बाद अलग अलग एंट्रेंस है, बहुत सारे फील्ड है। अच्छा, स्पेसिफिक एक ही फील्ड में जो पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे, वो सरासर गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर 10th में भी कुछ फेलियर आता है, कम परसेंटेज आता है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप 12th में ट्राई कीजिए, 12th में भी अगर परसेंटेज नहीं बनता तो आप बहुत सारे एंट्रेंस है इंडिया में, बहुत सारे फील्ड है,
उसके एंट्रेंस में ट्राई कीजिए, वहाँ अपना 100 देने का ट्राई कीजिए। 100 देने के बावजूद भी अगर नहीं होता है तो पेरेंट्स को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसके खुद की मेंटल एबिलिटी के हिसाब से बच्चा वर्क करेगा, उससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आखिर में तो जो किस्मत में वही होने वाला है। बिल्कुल बेशक। तो मतलब आपके बोलने का ये है कि भाई 10th के बच्चों को तुम इतना प्रेशराइज मत कराओ, बल्कि उनको 11th और 12th में भी मेहनत कराओ। अच्छा, 12th में अब हम शुरुआत करेंगे मेडिकल से, जो नीट का एग्जाम से। मान लो अब जैसे आपने माशाल्लाह आपने कितनी मर्तबा नीट ट्राई किए? 2 मर्तबा किए। तो इससे हमको ये सबक मिलता है कि आदमी ने पहली मर्तबा में भी अगर वो फेल हो गया तो जिंदगी खत्म नहीं होती इंसान की। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। अल्लामा इकबाल का शेर है कि सितारों से आगे जहां और भी। आओ ना अब्बा, तुम इधर बैठो ना, आ जाओ तुम भी, कोई मसला नहीं है। तो शेर क्योंकि तुमको अल्लामा इकबाल के अच्छे याद है। अब्बा को टोपी दे, अलीना उधर से। हाँ, तो हमारे जो है यानी फ्यूचर जो है आपका जो फ्यूचर है वो सिर्फ एक एग्जाम में। तो आप ये बता, आपने अच्छा पहले मर्तबा में आपको कितने नंबर मिले थे? 310 मिले थे। कितने में से? 720 720 में से 720 में से इनको सिर्फ 310 मिले। तो फिर आपने क्या स्ट्रैटेजी इख्तियार की है दूसरी मर्तबा कामयाब होने के लिए? अब फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे गलतियां हुए थे जी, टाइम का यूटिलाइज भी ठीक से नहीं हुआ था जी, वो सबको ध्यान में रखते हुए वो टाइप से स्ट्रेटेजी करा था जब उस टाइम में। और फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा परभनी में था जी, और सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैं नांदेड़ गया, तो एटमॉस्फेयर भी थोड़ा चेंज हो गया। उसका भी इफेक्ट माइंड पे अच्छा गया। अच्छा, और मेहनत जो आपने की है उसमें क्या क्या किए थे आपने? जैसा मोबाइल छोड़ देना है, पूरी स्टडी पे ध्यान देना है, उसमें क्या किए थे आपने? हाँ, मतलब उस टाइम जब मैं नांदेड़ में था जी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 साल वेस्ट ही चले गए थे। तो उस टाइम वो मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन मेरे पे आ गई थी। तो उस टाइम में मेरा पूरा टाइम 24 आवर्स पूरा यूटिलाइज सिर्फ पढ़ेगी। मतलब मेरी जो स्ट्रेटजी थी पढ़ने की वो ऐसी नहीं थी कि पढ़ने के लिए 3 या 4 घंटे ऐसे निकालना है। अच्छा। मेरी स्ट्रेटजी थी जो दूसरे काम है, जैसे कि खाना है, पीना है, सोना है, उसके लिए मैं टाइम निकालता था। अच्छा। मतलब पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालता था। आपकी प्रायोरिटी ही पढ़ना थी, इसलिए मैं ये जो बाकी चीजें है जैसा कुछ दूसरे जरूरियात है, खाना पीना सोना, इसके लिए मैं अलग से टाइम निकालता था। और बाकी पूरा टाइम पढ़ने के लिए यूटिलाइज करता था, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल चले गए थे, एक ही साल तक डू और डाई वाली सिचुएशन। देखो, इससे जो है ना माँ बाप को भी और स्टूडेंट्स को भी ये सबक मिलता है। जैसे मुद्दसिर शेख ये जो आपको बता रहे हैं कि इन्होंने अपनी जो प्रायोरिटी थी, इन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिए स्टडी के लिए, और खाने के लिए टाइम निकालते थे, सोने के लिए, बाकी पूरा टाइम स्टडी ही करना है। तब जाके ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं, तब जाके ऐसे जो है मार्क्स सामने आते हैं। लेकिन नाउम्मीद नहीं होना है। क्या बोलेंगे आप इस बारे में? अपना 100% देने के बाद नाउम्मीद नहीं होना है। और अगर मान लो अपने को कम भी नंबर मिलते हैं तो फिर आगे क्या करना चाहिए? नहीं, अगर मैं जो नीट एग्जाम क्रैक करके इधर आया, तो नीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एमबीबीएस मतलब बहुत वॉस्ट है अभी। मतलब बहुत ज्यादा मार्क उसको लग रहे, मतलब पूरा सिलेबस मैक्सिमम कवर करना, फिर वो माइंड में रखना, उसको याद रखना, एग्जाम में प्रेजेंटेशन अच्छे से देना, वो सब चीजें उसमें मैटर करते हैं। पर हर एक की मेंटल एबिलिटी उतनी नहीं होती कि वो एमबीबीएस ही जा सके। इसके वास्ते नीट में और सारे फील्ड है, जैसा कि अगर एमबीबीएस नहीं बनता तो आप बीएमएस ट्राई कर सकते हैं। बीएमएस भी बहुत अच्छी फील्ड है अभी, क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिन पहले मेडिकल ऑफिसर जो पोस्ट है उसके लिए बीएमएस को भी वो एलिजिबल है। वो एलिजिबल कर दिया। क्या बात है, माशाल्लाह। अभी तक सिर्फ एमबीबीएस को था, बीएमएस को भी एलिजिबल। तो आपका एमबीबीएस नहीं बनता तो आप बीएमएस भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा। वो भी नहीं होता तो यूनानी बीयूएमएस भी ट्राई कर सकते हैं। वो नहीं होता तो बीएचएमएस ट्राई कर सकते हैं। मतलब इतने ज्यादा फील्ड है अंदर, जैसे कि फिजियोथेरेपी है, बीडीएस है, बाद में बीएससी नर्सिंग है। आप एटलीस्ट आखिरी में लास्ट में नर्सिंग में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में नहीं तो फॉरेन कंट्रीज में नर्सिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने ये जो फॉरेन कंट्री में नर्सिंग का पॉइंट बोले ना डॉक्टर साहब, अभी मैं आपको बोलना चाहूँगा, मैं अभी मदीना में था तो राजस्थान के डॉक्टर इमरान है,
उन्होंने यही किए बेचारे। राजस्थान में जो है लोग बहुत वहाँ पे यानी दूर दूर गांव रहते हैं, पढ़ाई को इतना वो नहीं रहता, उसके बावजूद देहात का रहने वाला वो बच्चा है और उन्होंने वहाँ पे बीएससी की है और फिर उन्होंने दिल्ली से जो है नर्सिंग की है। और नर्सिंग करने के बाद देखो कैसा होता है आपका, अगर आप एमबीबीएस नहीं भी बन सकते हैं, बीए एमएस ट्राई करो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लेकिन आखिरी स्टेप में आप नर्सिंग एकदम आपके लिए मस्ट है कि नर्सिंग वो डॉक्टर इमरान ने की है, मदीना मुनव्वरा के गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में पूरे नर्सिंग डिपार्टमेंट के हेड है, वो पूरा नर्सिंग का डिपार्टमेंट उनके अंडर में है। तो ऐसा जो है ना उम्मीद नहीं होने का। डीएमएलटी है, बीएमएलटी है, लास्ट में बी फार्मा, डी फार्मा है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब आपने जो बोले ना बाहर मुल्कों का, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। यूरोप के मुल्कों में, यूरोप के अंदर, यूरोप के जो ममालिक है ना, वहां तो नर्सिंग वाला हमारे इंडिया के एमबीबीएस से ज्यादा जो है पेमेंट जनरेट करता है। आपने समझो 8 घंटे हॉस्पिटल में जॉब की है तो वहां तो जॉब को जो सैलरी मिलती है वो घंटे के हिसाब से। उसके बाद में फिर लोगों के घरों के जो रिक्वायरमेंट रहते, जैसे किसी घर में कोई बूढ़े लोग हैं, उनको डेली जाके आपको जो है कुछ मेडिकल देना है या इंजेक्शन वगैरह देना है, वैसे अगर आपको 8-10 पेशेंट डेली यानी वैसे अगर आपके हो जाते हैं ना, तो इंडिया का एक हॉस्पिटल में बैठने वाला बड़ा डॉक्टर उतने नहीं कमाता होगा, उससे ज्यादा वहां पे नर्सिंग वाले कमा रहे हैं। और इतना रिक्वायरमेंट है अभी डॉक्टर साहब, इसके बाद से, कोरोना के बाद से जो है ना पूरा ऐसा कहत पड़े हुआ है यूरोप के मुल्कों के अंदर, हॉस्पिटलों में उनको स्टाफ चाहिए। मैं रोज देखते रहता हूँ, कनाडा में ज़रूरत है, स्पेशली माल्टा में ज़रूरत है, और पुर्तगाल ने तो अपना वीज़ा फ्री कर दिए हुआ है ऐसे लोगों के लिए, अभी फ्री में वीज़ा दे रहा है वो कि आप आओ हमारे देश में आके अपॉर्चुनिटीज तलाश करो। तो इस तरह से यूरोप के मुल्कों में आपने बिल्कुल सही बोले। अच्छा, अब मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि आप ऐसे माँ बाप हो, जो माँ बाप अपने बच्चों से जो ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं और हमेशा बच्चों को प्रेशराइज करके रखते हैं, वो माँ बाप को क्या नसीहत करना चाहेंगे इस मामले में? मेरी जो बहन है अभी 9th में, तो उसके जो फ्रेंड्स हैं जी, वो फ्रेंड उसके अभी 8, 9, 7 से वो नीट का एंट्रेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं जी। अब ये उनको तो नहीं समझ रहा वो बच्चों को जी कि वो कहीं प्रिपरेशन कर रहे क्या कर रहे, वो सब पेरेंट्स की तरफ से जी, पेरेंट्स का प्रेशर है। 7, 8, 9 से अभी बहुत सारे बच्चे जी, तो 7, 8, 9 से नीट का, JEE का इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जी, ये सिर्फ पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, जी, क्योंकि मैं वो फील किया हुआ है प्रेशर। जी, मैं जब 12th में था उस टाइम पे 12th के बोर्ड के और नीट के जो एंट्रेंस है वो दोनों के बीच में गैप होता है 1.5 से 2 महीने जी। तो उस टाइम पे 12th वाला बच्चा इतना ज्यादा प्रेशराइज होता है, आते हैं सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं बच्चों पर, जी जी जी, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है, क्योंकि दोनों कवर करना होता है, बोर्ड भी और इधर एंट्रेंस भी। जी, तो वो प्रेशर 12th वाला बच्चा जो अभी माइंड से मैच्योर है जी, वो सहन नहीं कर पा रहा, तो अभी 7 और 8 और 9 के बच्चे उतना ज्यादा प्रेशर कहाँ से सहन करेंगे? गलत बात है वो। तो यानी बच्चों को इतना ज्यादा प्रेशराइज कराना मतलब उन पे बोझ डालना है। अभी 7th और 8 में एज ही कितनी होती है? 12 या 13 साल। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही। मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ। तो आपको आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं अभी जो मेरी बहन को देखा उसको भी मैं फिर वो सबका देख के वो भी बोली कि मुझे भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, डॉक्टर MBBS वगैरह करना है, तो उसको भी मैं लेकर दिया। वो जो उसका ऐप होता है ना एंट्रेंस के प्रिपरेशन का, तो मैं उसको ऑब्जर्व करा, नहीं बन पा रहा उनसे जितना, मतलब उसके वो एज के हिसाब से वो बहुत ज्यादा वो कर रहा था, जी जी, हार जा रहा वो बिल्कुल। वो यानी LKG के बच्चों को मैथ के फॉर्मूले समझाए जैसा हो रहा हो, बराबर है। मैं करा उस पे, मैं इस पे भी ऑब्जर्व किया तो नहीं हो पा रहा, मतलब उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। आप प्रेशर डालो, प्रेशर जब डालना है जो टाइम है एक्चुअल टाइम, लाइक उनके ग्रेजुएशन के टाइम पर जब वो हैंडल कर सकते हैं प्रेशर, बट 10th में ही 95% करना है, IAS बनना है, UPSC निकालना है, JEE निकालना है, नीट निकालना है, MBBS निकालना है, ये उनके माइंड पे अभी वो बर्दाश्त तो नहीं कर सकते। तो एक ही अपील करना चाहूंगा कि आप उनको उनका पैशन फॉलो करने दीजिए, पहली बात तो कि प्रेशराइज मत कीजिए कि कोई एक स्पेसिफिक फील्ड में उनको जाना है, उनका पैशन फॉलो करने दीजिए। दूसरी बात,
फ्री माइंडेड, जैसा बच्चा जो फ्री माइंडेड जितना प्रोडक्टिव हो सकता है जी, अंडर प्रेशर उतना ज्यादा नहीं हो सकता। अब मैं आपकी इस बात पे आपको यहाँ पे सॉरी फॉर इंटरप्टेड टू यू, यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि यही चीज़ मैंने मेरे बच्चों के लिए फॉलो किया। जब हमारे बच्चों का 12th का एग्ज़ाम हुआ तो उन लोगों ने उनका पहले से कॉमर्स के अंदर, क्योंकि मेरा भी पहले से इंटरेस्ट कॉमर्स में ही था, इसीलिए आज मैं शेयर मार्केट वगैरह की लाइन में हूँ, तो उन लोगों ने कॉमर्स से ही एग्ज़ाम्स दिए। तो हमारे हसन के जो है कॉमर्स में उसके 98 नंबर थे, इसमें अपने क्या कहते हैं उसको, इसके अंदर मैथ के अंदर। तो उसको जो है ना इतने ज़्यादा जब नंबर उसमें अकाउंट्स के अंदर उसको जब मिले तो मुझे बहुत सारे पहचान वालों ने और बहुत सौ ने कहा कि इसको आप सीए बनाइए। तो मैंने उससे कहा, मैं बोला भाई तेरे को सीए, तो उसने बोला नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मुझे इतना प्रेशर लेके पढ़ नहीं सकता, मेरा इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर में है, यानी कोडिंग वगैरह के अंदर है। मैं बोला ठीक है भाई तुमको जो करना है करो, अब तुम ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के क्या करेंगे। तो आज मैं उसका फ़ायदा देख रहा हूँ। हमने उनको फ्री माइंड छोड़ दिए, जिसको जो करना है करो, लेकिन तुम ग्रेजुएशन करो जी। उन्होंने बीसीए किए। बीसीए करने के बाद में आज जो है हसन एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें जॉब करते हुए अपनी खुद की कंपनी चला रहा है। आज उसके पास में खुद जो है ना कम से कम 15 से 20 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, और एक उसका कोडिंग का जो है ना एक स्पेशल जो है उसका टूल आता है, उसको मजेंटो कहते हैं, वो एक्सपर्ट है उसका। बड़े बड़े कंपनियों से, यहाँ तक कि इन्फोसिस और ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े जो है ना जो डेवलपर्स हैं, उनको अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो ये फ्रीलांस उनको सर्विसेज देता है। क्योंकि हमने जब फ्री माइंड उनको छोड़े ना तो वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बने वो उस लाइन के अंदर। तो ये ज़रूरी है कि माँ बाप जैसा चाह रहे बच्चा जो है वो अगर कोडिंग सीखना चाहता है और माँ बाप ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाना चाहते, मैं तो बिल्कुल गलत समझता हूँ इसको। जो अब हुसैन को जो है उसने बोला मेरे को भी बाद में बीसीए ही करना है, तो मैं बोला करो। अब आज बीसीए किए, आज वर्ल्ड की, आपने डेल का नाम तो सुने होंगे जो लैपटॉप बनाती है, आज माशाल्लाह वैसे कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो जो लाइन में आप जो है ना जिसमें इंटरेस्ट है, माँ बाप ने, मैं भी ये समझता हूँ कि माँ बाप का प्रेशराइज कराना गलत है कि माँ बाप ने सोच के रख दिया कि हमारे बच्चे को डॉक्टर, तो वो बस उनके भेजे में वही घुसा हुआ है और बच्चे को ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो गलत बात है। ये कितनी फील्ड है, कितनी लाइनें हैं जिसमें आज फुल अपॉर्चुनिटीज़ है। आईटी के अंदर फुल अपॉर्चुनिटीज़ है, आगे चल के पूरा काम जो है ना वो सब पूरा आईटी के अंदर में आने वाला है। इंजीनियरिंग के अंदर फुल अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा डॉक्टर साहब कि जो बच्चे अगर उन्होंने सिर्फ 10वीं पढ़ ली है, 10वीं या 12वीं भी पढ़े, और उसके बाद ये जो मोटे मोटे कोर्सेस है, मोटे मोटे जैसे DMLT है, उसके अलावा जो है ना जैसे कारपेंटर का काम है, जैसे अपने यहाँ ITI में जो सिखाते हैं ना 10वीं के बाद, जैसे प्लम्बिंग का काम है, जैसे मोटर सुधारने का काम है, ये सारे कामों के लिए भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है यूरोप के मुल्कों में और इसी तरह से जो है गल्फ कंट्रीज़ के अंदर। और जो सैलरी बनती है, मैं एक मैकेनिक से मिल के आया, अभी कतर गया था ना मैं, तो वो रोज़ाना, यानी मैकेनिक है, हालांकि उसने कोई डिग्री डिप्लोमा किया हुआ नहीं है, खुद का ही कारोबार उसने शुरू किया, वो डेली के अपने इंडिया के हिसाब से 1 से 1.5 लाख रुपये का बिजनेस है उसका, डेली के, पर डे का, क्योंकि उनके पास में जो है, तो इतना एक आदमी अर्निंग कर रहा है, तो ये हुनर को भी हम कम नहीं समझ सकते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने डॉक्टर ही बनना, ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर ही बनना, ज़रूरी नहीं है। अब वो बच्ची जो 10वीं में थी और इतना प्रेशर हो गया उसके ऊपर, और वो बच्ची ने, कितनी गलत बात है यार ये। अरे वो बच्ची को अभी जो है ना उसको 10वीं का इम्तिहान देने दो, 11वीं 12वीं होने दो, उसके बाद अच्छा DED BED भी अगर करते हैं, इंडिया में अगर जॉब नहीं भी मिल रही है ना, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर मुल्कों में, और टीचर की इतनी सैलरी है और इतनी तनख्वाह है वो मुल्कों में, अपन सोच भी नहीं सकते। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा हूँ, हमको गाइड करने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं। तो गाइड नहीं करने से हमारा क्या हो रहा है, अब जैसे आप ये बिल्डिंग में रहते हैं, अब ये बिल्डिंग के अंदर जो है और 20 लोग रहते हैं, 20 फ्लैट्स हैं यहाँ पे। अब बिल्डिंग में पता चला कि आप जो है, आपने अपने बिल्डिंग के दोस्तों से ये कहा कि आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब सब नीट का ही करने लग गए, वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं।
सब इधर जा रहे तो मैं भी उनके साथ में उधर ही जा रहा हूँ। अरे तुमको किस में इंटरेस्ट है? जैसे मैंने अभी हमारे हसन की बात बताया, उनको इंटरेस्ट था कोडिंग में, भाई मुझे नहीं बनना है सीए, मैं हम लोग अकाउंट्स में ठीक है, वो हमने दे दिए एग्जाम, लेकिन हमको इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर की लाइन में। फायदा हुआ ना, मैं फायदा देख रहा हूँ आज मैं जो है उनकी कंपनी से, मेरी अपनी कंपनी का मैंने जो है टाई अप करा के हम तुम्हारे कंपनी की मार्केटिंग करेंगे। अभी हम जो, मैं बाहर मुल्कों में जाते रहता हूँ कि भाई हम तुमको वहाँ से जो है ये ला कर देंगे, काम देंगे, हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी को काम देंगी ला कर वहाँ से। तो ये इस तरह से जो है ना एक दूसरे के कोलैबोरेशन से कारोबार भी आगे बढ़ते हैं। और जो चीज़ में तुमको इंटरेस्ट है, मुझे खुशी होती है ये चीज़ देखकर कि जो चीज़ के लिए हमने उनको फ्रीडम दी है ना, उनको बड़ी बड़ी कंपनियों को अड़चन आ रही है, उसमें रुकावट आ रही है, तो वो इनकी सर्विसेज ले रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, माँ बाप ने भी अपने चाहे बेटा हो या बेटियां हो, उनको जो है फ्रीडम देना चाहिए, इस लाइन से भी, इस एतबार से भी। और आखिरी में आप कुछ कहना चाहेंगे, आपके फाइनल वर्ड्स? जैसा अभी आपने कहा कि बच्चे ट्रेंड को फॉलो कर, जी ऐसे ही ट्रेंड कुछ साल पहले थे डीएड का भी डीएड का भी था जी, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद आया इंजीनियरिंग का जी, वो भी खत्म हो गया। अभी फिलहाल चल रही मेडिकल का जी। तो हर एक पेरेंट्स के माइंड में बस ये बच्चा डॉक्टर जी। तो कुछ साल बाद ये भी ट्रेंड खत्म होने ही वाला है जी जी जी। तो उससे बेहतर है जो दूसरे भी, जैसा आईटी का भी ट्रेंड आने वाला है जी, उसमें अगर बच्चों को पैशन है तो उसमें भी मतलब फ्यूचर अच्छा बन सकता है, बहुत ज्यादा अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा बन रहा है फ्यूचर। मैं बता रहा हूँ ना, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आईटी के अंदर मैं इस पे शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने हमारे बच्चों को रोजी देने का जरिया बनाया, बजाय इसके कि वो लोगों के पास जाके जो है इंटरव्यू दे और वो ये कहे कि हमको काम दो। आज इनके पास वो लोग काम दे रहे हैं लोगों को। बिल्कुल सही बोले आपने। और आपा की कुछ नसीहत आखिरी में? भाई देखो, ये जो है हमारे नाना हजरत है और हमारे डॉक्टर साहब के ये दादा होते हैं। तो माशाल्लाह हमारे नाना का मैं हमेशा तारुफ कराता हूँ जब भी मैं आता हूँ उनकी मुलाकात के लिए, कि ये जो उस ज़माने में मुल्क की आज़ादी के पहले इनकी विलादत हुई है, उससे भी 15-16 साल पहले। तो इन्होंने पूरे मुल्क की आज़ादी को और उस ज़माने में जो निज़ाम गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे ये पूरे इलाके हैदराबाद के निज़ाम साहब के अंडर में आते थे, तो उस वक़्त का जो सुकूत हैदराबाद है, वो सारे हालात एक्शन वगैरह के सब अपनी आँखों से देखे हुए हैं। और मैं जो हमेशा मिसाल देता हूँ ना कि हमारे बड़े नाना, यानी बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ये ऐसी है बोल के, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे बड़े नाना, यानी हमारे नाना के जो वालिद साहब थे ना, वो अपने इलाके के इतने बड़े ज़मींदार थे, 500-550 एकड़ ज़मीन के मालिक थे वो। और उन्होंने लोगों को जो है ना, आज जैसे लोग जवारी बाजरी गरीबों को देते हैं, वो ज़माने में उन्होंने खेतियाँ दिए हुए हैं ऐसे 1-1, 2-2 एकड़ यतीमों को, बेवाओं को, गरीबों को, मोहताजों को, भाई ये ले लो 2 एकड़, इसमें मेहनत करो और कमाओ। तो ये वैसे पुराने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस ख़ानदान के, उस वैसी निस्बतें रखने वाले उस ज़माने के एतबार से। तो हमारे लिए ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज हमारे नाना भी हमारे दरमियान में मौजूद है माशाअल्लाह। अल्लाह उनका साया हमारे सरों पर तादिर कायम और दायम रखे और उनको सेहत और आफ़ियत। देखो आज उनकी उम्र 90 साल से ऊपर है, चश्मा नहीं है उनको और दांत भी उनके सही सलामत है और हट्टे खट्टे है, वो पैदल चलते, अभी सारे किसी के मोहताज नहीं, कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। ठीक है, फिर लेते हैं हम सभी लोग। खुशी उन जवानों से होती बहुत, खुशी हाँ। उन जवानों से होती बहुत, सितारों पे जो डालते हैं कमन। क्या बात है। देखिए ये उम्र में भी अल्लामा इकबाल का तो पूरा जो है ना, उनकी कुल्लियात उनको ऐसी जुबानी याद है। खुद ही को कर बुलंद इतना तू हर तकदीर से पहले जी, खुदा बंदे से खुद पूछे बताते। क्या बात है, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। चलिए मोहतरम दोस्तों, अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। डॉक्टर मुद्दस्सिर साहब को नेक ख्वाहिशात के साथ कि अल्लाह ताला जो है इनको और भी ज़्यादा उम्मत की खिदमत के लिए, आगे MD है, MS है, और अल्लाह ताला पूरी दुनिया में इनसे काम ले और अल्लाह ताला इनको जो है बेइंतहा कबूल फरमाए। हाँ। ऐसे ही दुआ है हमारी आखिर में, हमारे इनके वालिद मोहतरम जो हमारे मामू है शेख क़ियामुद्दीन साहब माशाल्लाह, वो भी मेडिकल ऑफिसर है, और ऐसे ही हमारे मुमानी भी है, अल्लाह ताला उनको भी बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और इनके भी जो नाना हैं वज़ीर ख़ान साहब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं,
तो अल्लाह ताला वज़ीर खान साहब का भी साया हमारे सरों पे कायम रखे और उनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए। और इसी तरह से हमारे नानी भी है, अल्लाह उनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।